विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। वेलकम है आपका अभ्यास सीरीज में डे 2 में। डे 1 के अंदर स्टूडेंट्स हमने 30 क्वेश्चंस की दीवार को तोड़ डाला था, उन हर्डल्स को क्रॉस कर लिया था और आज डे 2 के अंदर फिर से हम 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं और इन 30 क्वेश्चंस की दीवार को, यानी कि उस दीवार को जो हमने माइंड में क्रिएट कर लिया है भी हमसे होगा या नहीं होगा, उसे हमें खुद से ब्रेक करना है। हो सकता है डे 1 के अंदर आपने क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लिए होंगे और हो सकता है स्टूडेंट्स, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आई होगी भी अभी रिवीजन और करनी है, अभी प्रैक्टिस और करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट होगा जिसको लग रहा होगा नहीं अभी कहीं कमी बाकी है, उसे पूरा करना है। तो उस कमी को पूरा करवाने के लिए मैं आई हूं आपके साथ अभ्यास सीरीज लेकर डे 2 की। डे 1 हमने बहुत ही मोटिवेशन के साथ और बहुत ही एनर्जी के साथ 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। आज इसी डे 2 में आपने अपनी उस लड़ाई की, अपने उस थिंकिंग की भी हमें क्वेश्चंस करते टाइम डर लगता है या क्वेश्चंस हमसे हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी हाँ जी नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, इससे बेटर हम रिवाइज ही कर लेते हैं, उस दीवार को खुद से तोड़ेंगे। सो ब्रेक दिस वॉल माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास सीरीज। ठीक है जी, अभ्यास सीरीज के डे 2 पे प्रोसीड करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट करती हूँ। पैटर्न क्या रहने वाला है क्वेश्चंस का, एज इट इज डे नंबर 2, ये आपका डे नंबर 2 है। आपको यहाँ पर भी 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जैसे हमने कल किए थे। सिमिलरली आज हम 31st क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट टू 30 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी और आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे टर्म 1 एग्जामिनेशन, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो 30 क्वेश्चंस आपको आज भी मिलने वाले हैं और क्वेश्चन के पैटर्न कुछ इस प्रकार से हैं भी। 3 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन की जो टाइप है वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, उनको क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है जी, ये आपका एमसीक्यूज होने वाला है। जो दूसरा आपका पॉइंट है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर आपको कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता है, कोई भी केस दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए अगर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देखा है, आपको जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई भी कंटेक्स्ट दिया जाएगा और उस पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने उस पैराग्राफ को रीड करना है और आपने जो थ्योरी पढ़ी है, जो कंसेप्ट आपने क्लासेस में किया है, उनके बेसिस पे आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जो आपको देखने को मिलता है दैट इज एजर्शन एंड रीजन। क्या देखने को मिलता है हमें, एजर्शन एंड रीजन देखने को मिलता है। एजर्शन एंड रीजन भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो ये तीनों टॉपिक हम वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। हमने कल भी ये रखा था भी कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन यानी कि जैसे केस स्टडी है तो एक केस स्टडी डेली की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। दूसरी बात, एजर्शन एंड रीजन भी प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। एजर्शन एंड रीजन की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ और फिर आपको हेल्प करवाती हूँ। तो एक एक क्वेश्चन को आपने पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करके, फिर आपने सॉल्यूशन चेक करना है भी क्या आपकी सोच और मेरी सोच मैच कर रही है, नहीं। और अगर मान लो आपके अभी भी कहीं ना कहीं रिवीजन में कमी है तो टेंशन मत लो, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आपकी वो रिवीजन की कमी भी पूरी हो जाएगी। क्लियर है? चलो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा विच इज 31st क्वेश्चन। इसको आप करेक्ट कर लेना, ये हमारा 31st क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन पहले मैं डिक्टेट करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस है, इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है उसके अंदर हमें केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप सबने इतना तो पढ़ा हो भी व्हाट इज फिजिकल प्रोसेस, व्हाट इज केमिकल प्रोसेस, हमें ये तो पता है। यहाँ हमसे पूछ रहा है भी इनमें से किस स्टेप के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। तो पहला आपको ऑप्शन वो बोल रहा है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर।
ठीक है, भी ऑक्सीजन गैस को अपने प्रेशर की हेल्प से गैस सिलेंडर में भर दिया। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, दूसरा क्या है, लिक्विफाई करना एयर को। तीसरा है कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, ओपन में चाइना डिश को रख देना। चौथा है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, कौन से में केमिकल रिएक्शन होती है। तो आप सबको मैं बता दूं, जब भी हम कॉपर वायर को स्टूडेंट्स हीट करते हैं, कॉपर वायर को जब भी हम कॉपर वायर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ, अभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर में देयर इज ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये बेसिक सी रिएक्शन है जो हमें पता होती है, ऑलरेडी पता होती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप देख के ही बता सकते हो दी हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इज द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन होती है, हमने पढ़ रखी है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 31st क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 आपको डे 1 के अंदर मिलेंगे, आपको डे 1 के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अभ्यास सीरीज के डे 1 में आपको 1 से 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, डे 2 में फ्रॉम 31 टू 60 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस का सेट चलेगा, 1 मंथ के लिए चलेगा। फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन 31 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन 32 रीड कर रही हूँ। शिवानी परफॉर्म्ड अ रिएक्शन, शिवानी ने एक रिएक्शन परफॉर्म करी in which the addition and removal of oxygen takes place simultaneously। शिवानी एक लड़की है और उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहां पर उसने क्या ऑब्जर्व किया, भी एडिशन जो है और आपको जो रिमूवल है ऑक्सीजन का, ये कब हो रहा है, ये साथ साथ हो रहा है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ हो रहा है, एक ही रिएक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। चूज द करेक्ट नेम फॉर द रिएक्शन, उस रिएक्शन का करेक्ट नेम बताइए। पहला ऑप्शन कहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन कहता है रिडक्शन रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन कहता है रिडॉक्स रिएक्शन, चौथा ऑप्शन कहता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? आपके अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल की जगह पर आप लॉस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जब आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों चीजें, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली दोनों आपको एक रिएक्शन में देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या खास बात देखने को मिल रही है, भी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों रिएक्शंस अगर साथ में है तो दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ही है, देखो एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन साथ में, तो हमारा सीधा का सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, बहुत अच्छी बात। चलिए चलते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। Which of the following correctly represents a balanced chemical equation? आपने बताना है इनमें से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है। तो मैंने आपको कल भी यानी कि डे 1 के अंदर भी कुछ ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। एक तरीका जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इज, देखो ध्यान से इस चीज को देखना, अगर हमें ये चेक करना है भी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स जो कि रिएक्टेंट पर के साइड पर होते हैं, या मैं कहूं जो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को LHS लिख देते हैं, वो किसके इक्वल होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट वाली साइड के या राइट हैंड साइड के। प्रोडक्ट वाली साइड राइट हैंड साइड है, रिएक्टेंट वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहली रिएक्शन को लेते हैं, ए पार्ट को लेते हैं। ए पार्ट की रिएक्शन यहां लिख रही हूं, FeS प्लस
4H2O gaseous gives Fe3O4 प्लस 4H2। ये रिएक्शन है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, बड़ी सिंपल सी चीज है। आइडेंटिफाई करनी है कितने एटम्स राइट हैंड साइड पे और कितने लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो वो बैलेंस्ड है। देखो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले एटम्स LHS, राइट हैंड साइड वाले एटम्स RHS। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एटम, भी कौन सा एटम है। तो ध्यान से देखना, पहले Fe लेते हैं। Fe कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक ही एटम है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे Fe के कितने एटम्स हैं मैम, 3 एटम्स हैं। वो H पहले Fe हो गया, इसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने देखो 4 × 2 8 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कितने 4 × 2 8 है। अब हमारे पास एक और कौन सा बचा, ऑक्सीजन बचा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 4 है, राइट हैंड साइड पे कितने हैं 4 हैं। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं चेक करो। हाइड्रोजन दोनों तरफ 8-8 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ 8-8 है, या ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या है 4-4 है। ऑक्सीजन क्या है दोनों तरफ 4-4 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ 8-8 है। लेकिन जो हमारा आयरन है Fe है वो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है, रिएक्टेंट वाली साइड पे तो 1 है, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे कितना है वो 3 है, इक्वल नहीं है। यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड नहीं है, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन, चेक करते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, ये है। अब हमें देखना रिएक्टेंट वाली साइड में कितने एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट वाली साइड में कितने हैं। तो यहाँ पर हम एटम्स काउंट करेंगे, ये हमारी LHS लिख देते हैं, ये RHS लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं एटम्स। पहला एटम कौन सा है, Fe ले लेते हैं। Fe यहाँ पर कितने हैं, रिएक्टेंट वाली साइड में 3 है, प्रोडक्ट वाली साइड में यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन देखते हैं, रिएक्टेंट वाली साइड में 4 × 2 कितना होता है 8, और प्रोडक्ट वाली साइड में कितना है 4 × 2 कितना है 8 है। आगे देखो ऑक्सीजन, यहाँ कितना है 4 है, और प्रोडक्ट वाली साइड में ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो चेक करो क्या इक्वल है। आयरन दोनों तरफ 3-3 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ 8-8 है, ऑक्सीजन दोनों तरफ 4-4 है, इक्वल है। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड पे इक्वल है नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट वाली साइड के, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, 2 मिनट लगाओ। चलिए अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कल करवाई थी, अगर आपने डे 1 देखा है ना, वही मैं आपको बोल रही थी, इसलिए मैं आपको बोल रही थी प्रैक्टिस करो। क्यों मैंने बोला प्रैक्टिस करो, डे 1 के अंदर हमने रिएक्शन देखी थी ये वाली भी, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो हमने कल देखा था क्विकलाइम बनता है, वही रिएक्शन अब उसने आपको दे दी भी, अगर फॉर्मेशन हमने क्विकलाइम की करनी है, फॉर्मेशन हमने क्विकलाइम की करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की करनी है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमने कल ही देखा था। और शायद आपको याद हो एजर्शन एंड रीजन में भी ये क्वेश्चन आया था भी, क्या ये रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो हमने कहा था नहीं, इट इज नॉट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन बट इट इज अ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डे 1 का फायदा हुआ। तो ये चीज अब आप कभी भी नहीं भूलोगे, ये रिएक्शन अब आप कभी नहीं भूलने वाले हो भी, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, लाइमस्टोन से आपने क्विकलाइम ऑब्टेन किया, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डीकंपोजिशन का। क्लियर हो गया। तो 3 क्वेश्चंस देखो आपने रिवाइज कर लिए, 2 पिछले बार वाले, 1 इस बार वाला। क्लियर है, होपफुली 34th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। चले आगे, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, कोई ना कोई इस तरह का आपको मिलने वाला है, तो इस पे प्रैक्टिस जरूर दीजिएगा। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में दिक्कत आ रही है, उसको स्किप नहीं करना, फिर से बोल रही हूँ, स्किप नहीं करना। क्वेश्चन रीड करती हूँ, 35 क्या है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट, आयरन की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से करवाते हो इस सॉल्यूशन से,
तो यू गेट कॉपर प्लस, ठीक है, FeSO4। अब वो क्या कहता है, विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल, ये आपको एक टेबल दे रखा है, डोंट नो ये क्लियरली विजिबल नहीं है या है, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करके लिख दूंगी फिर भी। इस गिवन टेबल में आपने ये बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आपने बताना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो देखो ये दिस इज ABCD, ये ऑप्शंस है आपके, ये लिखा है आयरन Fe, CuSO4, यहाँ FeSO4, Fe एंड Fe, ये मैंने थोड़ा ब्रॉड करके लिख दिया। दिस इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये आ रहे हैं। तो आपने बताना है इस रिएक्शन के अंदर, सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस, किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। ध्यान से देखना, रिएक्शन लिख रही हूँ, CuSO4 प्लस Fe क्या देता है हमें, Cu प्लस FeSO4, ये दे रही है रिएक्शन हमारी है। स्टूडेंट्स अब इस रिएक्शन के अंदर आपने बताना है भी कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपको इसमें देखना है भी किसके अंदर, या तो आप ऐसे देख लो किसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दूसरा आप इसके अंदर और क्या कर सकते हो, इनके ऊपर आप चार्जेस लगा सकते हो। चार्ज कैसे, जैसे आपको पता है ये अकेला प्रेजेंट है तो इस पे क्या होगा, जीरो चार्ज होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि क्या है एक नॉर्मल खाली एटम प्रेजेंट है, इसके ऊपर कोई भी चीज हमें नहीं दे रखी, इसलिए ना इसके साथ कोई कंपाउंड कोई आयन जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या होगा, जीरो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यही FeSO4 में आपको पता है SO4 का कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक है। तो अगर इसका -2 है तो इसका +2 होगा, तभी ये न्यूट्रल है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर ये 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में हो रहा है। 0 से +2 में होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। और ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, सो दैट इज अवर ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ भी, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडेशन करता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन करता है। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, Fe की हो रही है, मतलब Fe क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होगा, Fe होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज Fe होगा, तो ये C ऑप्शन कट गया, D ऑप्शन कट गया, सीधी सी बात है, हमारा इन दोनों में से कुछ होगा। अब व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो Fe क्या हो रहा है, Fe ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो Fe विल बी अवर रिड्यूसिंग एजेंट, यही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन शो करेगा वो क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या है, Fe है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Fe सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। क्लियर है। तो जो चीज आपको पता चल जाती है, जैसे आपको ये पता चल गया अभी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज Fe है, तो दूसरे ऑप्शंस काट ही दो, उनको देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना अपना टाइम मत लगाओ उस चीज पे, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज थी, हो जाएगा ये अच्छे से। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। In a double displacement reaction between aqueous potassium iodide, पोटेशियम आयोडाइड के बीच में है, and aqueous lead nitrate के बीच में है, ठीक है। A yellow precipitate of lead iodide, ठीक है, is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, वो कहता है अगर lead nitrate नहीं है, which of the following can be used in the place of lead nitrate, ठीक है। हम lead nitrate पर किसका इस्तेमाल और कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहले हम रिएक्शन एक बार लिख के देख लेते हैं। उसने हमें बोला एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है किसके बीच में, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और एक्वस लेड नाइट्रेट, ठीक है। यहां से हमें एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है लेड आयोडाइड का, ठीक है। अब हमें वो बोल रहा है भी जब हमने ये रिएक्शन परफॉर्म करवाई, अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करवाएं,
भी हम किस चीज का यूज करें लेड नाइट्रेट के तौर पर, तो हम लेड एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट लेड सल्फेट, ना ही अमोनियम नाइट्रेट, ना ही पोटेशियम सल्फेट। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लेड एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं, और वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। तो मैं आपको वो रिएक्शन भी लिखवा देती हूँ। एक चीज और, यहाँ पे PbI2 कर लेना, ठीक है। हाँ जी, अब इस रिएक्शन को देखिए, अगर हम क्या लेते हैं, लेड एसीटेट लेते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड को हम लेड एसीटेट, ठीक है, इसके साथ क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां से हमारे पास फिर से PbI2 ही ऑब्टेन होने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हम लेड एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको स्टार लगा के नोट कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 आपको क्या कह रहा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, जो केमिकल रिएक्शन कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में होती है उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन था अभी हमने देखा था, हीटिंग कॉपर वायर इन एटमॉस्फेयर, किया था ना, वही चीज है। तो देखो Cu प्लस O2 क्या देता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड देता है, यही है ना। कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जब एक एटम दूसरे कंपाउंड के एटम को डिस्प्लेस कर दे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। इसका मतलब क्या हुआ, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली, है ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक हमारा रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारा आंसर सीधा, फोर्थ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही कॉम्बिनेशन पे आ गया। जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन 38 क्या कहता है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ। Which of the following in which of the following the identity of initial substance remains unchanged? जो आपका इनिशियल सब्सटेंस था उसकी आइडेंटिटी अनचेंज रहती है, किसमें से? तो देखो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, हाँ जी, जब मिल्क की आप कर्डलिंग कर देते हो, क्या मिल्क बचता है, क्या मिल्क वैसे का वैसे इनिशियली मतलब बिना किसी चेंज के वैसे का वैसे रहता है? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तीसरा, आगे चलते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन करोगे तो भी आपका इनिशियली सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, अनचेंज नहीं रहेगा, तो ये भी गलत है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड एक बार खा लिया तो क्या वापस से वो वैसे का वैसे रहेगा? नहीं रहेगा ना, चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, दिस प्रोसेस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, यहाँ पर नया सब्सटेंस नहीं बनता, इट इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। थ्योरी क्वेश्चंस हैं तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार रीड करोगे आपको याद रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। When magnesium ribbon is burnt, which of the following statement is observed? वो कहते हैं जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं? ऑप्शंस है, मैग्नीशियम बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू ब्लैक पाउडर। दूसरा, मैग्नीशियम बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू ब्लैक पाउडर। शायद दो बार ये ही रह गया है, कोई बात नहीं, चलो। तीसरा ऑप्शन है, मैग्नीशियम बर्न्स विद येलो फ्लेम एंड चेंजेस इनटू येलो पाउडर। चौथा है, मैग्नीशियम बर्न्स विद येलो फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला है, बी, व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और व्हाइट पाउडर ही बनता है। यहाँ ना एक ऑप्शन में व्हाइट कर लेना, इसको व्हाइट कर लेना, ठीक है। पहले ऑप्शन में है व्हाइट फ्लेम से बर्न होता है और ब्लैक पाउडर बनता है। दूसरा है व्हाइट फ्लेम से बर्न करता है और व्हाइट पाउडर बनता है। तीसरा है येलो फ्लेम से बर्न करता है, येलो पाउडर बनता है। चौथा है येलो फ्लेम से बर्न करेगा और व्हाइट पाउडर बनेगा। तो इसका आंसर है भी मैग्नीशियम जो है वो व्हाइट फ्लेम से बर्न करता है और व्हाइट ही पाउडर बनाता है, व्हाइट ही पाउडर बनाता है।
और ये एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। देखो जब मैग्नीशियम जो है वो बर्न करते हैं हम उसको, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, हमारा व्हाइट पाउडर होता है। क्लियर है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपने पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करना है। क्या रिएक्शन में रिएक्टेंट दे रखे हैं, NaCl aqueous प्लस AgNO3 aqueous। ये क्या देगा, सीधी सी बात है, ये क्या देगा, ये किसकी फॉर्मेशन करेगा। तो देखो आपने ना इन क्वेश्चंस को जब भी करना होता है, सिंपल सी बात है, इसको मैं यहां लिख के दिखाती हूँ। NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस AgNO3 है। इस पे भी आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, तो सीधी सी बात है, देखो अगर ये Ag पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, AgCl। अब Na पॉजिटिव इस NO3 नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NaNO3। चेक करते हैं कौन सी में यही ऑप्शन है। हाँ जी, ध्यान से देखो, पहला है NaAgNO3 का Cl, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल ही कुछ और ही उन्होंने बना दिया। आयंस पे पहले चार्जेस बनाओ, फिर इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से, उसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से। NaNO2 AgOCl, AgOCl तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता, गलत है, NO2 भी नहीं बनेगा, NO3 बनेगा। NaNO3 ये तो बिल्कुल सही है। AgCl2 नहीं बनता, Ag पे +1 का चार्ज, Cl पे -1 का चार्ज, ठीक है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन NaNO3 एंड AgCl ऑब्टेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। राहुल took some zinc granules in a test tube and added dilute HCl to it. He observed that the color of zinc granules changes to, हाँ जी, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, जब देखो जब जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, यानी कि Zn को आप Cl2 डाइल्यूट के साथ करवाओगे, सॉरी Cl2 बोल बैठी, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो आपको पता है यहाँ पर आपको ZnCl2 ऑब्टेन होने वाला है, ZnCl2 which is white, तो वो व्हाइट कलर का होता है। इस वजह से तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है, दैट द कलर ऑफ जिंक ग्रैन्यूल चेंजेस इनटू व्हाइट कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2। क्लियर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। Which of the following reactions is an endothermic reaction? इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ कोल। अब एक और चीज, व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, तो एंडो तो नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस, कल डे 1 के अंदर क्वेश्चन किया था, रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी लिखवाई थी और बताया था वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि वहां पर हमारी एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक है। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर भी रीड करते हैं। decomposition of calcium carbonate to form quicklime and carbon dioxide, तो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्विकलाइम और CO2 में टूटता है। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। Which of the following reaction is an example of, ये जो फॉलोइंग रिएक्शन आपको दे रखी है किसका एग्जाम्पल है, मैं रिएक्शन दोबारा लिख देती हूँ, ध्यान से देखना। Fe2O3 plus 2Al gives 2Fe plus Al2O3। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें वो आपसे पूछते हैं किस तरह की रिएक्शन है। पहला ऑप्शन है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
दूसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट, चौथा है न्यूट्रलाइजेशन। आपको मैंने 10 दफा बता चुकी हूँ, जैसे आपको कभी ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए जब बीसी से कंबाइन करता है तो ए बी को रिप्लेस करके एसी बना देता है और बी लिबरेट होता है। यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है। Fe2O3 एक कंपाउंड है, हम इसको बोल देते हैं दिस इज बी और हाँ सी, और ये हमारा ए है, तो ये इस बी को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह लेके एसी बना देता है और हमारा जो बी है वो लिबरेट हो जाता है। तो किस तरह की रिएक्शन है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस तरह की रिएक्शन हो जाएगी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन 44 देखिए क्या है, केमिकली रस्ट इज अ। अब ये भी मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से किया था, अगर आपको याद हो तो। ये हमने किया था, ब्राउन रस्ट बताया था। तो केमिकली रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म है फेरिक ऑक्साइड का। इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हाइड्रेटेड फॉर्म है फेरिक ऑक्साइड का। केमिकली रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कई क्वेश्चंस तो बिल्कुल थ्योरी के ही हैं, आपको जस्ट एक क्विक रिव्यू ही देना भी, अच्छा ऐसा होता है, ओके दैट्स इट। देखो हम नाउ, what happens when chlorine water is added to Ki solution? ठीक है, क्लोरीन वाटर को अगर हम Ki सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या बनता है, तो यहां से KCl बनता है और I2 बनता है। ठीक है जी, तो ऑप्शंस देखते हैं। I2 इज फॉर्म्ड, हाँ जी तो बिल्कुल करेक्ट है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, I2 बनता है। ठीक है, जब हम Ki सॉल्यूशन में क्लोरीन वाटर को डालते हैं तो KCl बनता है। KCl कैसे बनेगा, अब आप साफ बोलोगे, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज, इस पे तो नेगेटिव, और Cl पे आपको पता है Cl वैसे भी -1 चार्ज का होता है, तो पॉजिटिव उससे जुड़ जाएगा, KCl बन जाएगा और I2 निकलेगा। तो I2 इज फॉर्म्ड। क्लियर है? चलिए अब हमने 15 क्वेश्चंस तो कर लिए, आधा हो गया हमारा। 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन इज, मीथेन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है, यहां से हमें CO2 और H2O मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है? पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चौथा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में तो कुछ डिस्प्लेस करता है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है, ऐसा भी यहाँ नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, एनर्जी लिबरेट हो रही है, इस वजह से ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ठीक है जी, हाँ जी हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा, एनर्जी भी लिबरेट होती है, हीट भी लिबरेट होती है। क्लियर है? हाँ जी, फटाफट से देखो इसको, ये क्लियर हुआ आप सबको? चलो बहुत बढ़िया बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्वेश्चन देखो, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of oil for a long time? अगर हमें ऑयल के सैंपल को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है तो हम इनमें से कौन सी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज करते हैं ताकि वो स्टोर कर सके। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, चौथा है हीलियम और नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली जितनी भी रिएक्शंस है ना, ये मतलब जितनी भी ये हमारी हैं, जैसे CO2, O2, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी रिएक्टिव है। हीलियम और नाइट्रोजन दोनों के दोनों अनरिएक्टिव है। यहाँ पर हीलियम तो अनरिएक्टिव है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिव है, वो रिएक्ट कर जाएगा। ये दोनों हाईली अनरिएक्टिव गैसेस है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम एंड नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मैंने आपको कहा था ना इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो देखो एक और इस तरह का क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विद क्लोरीन, एक रिएक्शन आपको हाइड्रोजन सल्फाइड की क्लोरीन के साथ देखने को मिल रही है, H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपने बताया है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट, फिर से वही चीज है, फिर से वही चीज है। ठीक है, यहाँ देखो सिंपल सी बात, Cl2 पे
जीरो है, ठीक है। अब आपको पता ही है इधर Cl पे -1 और इधर +1 होता है, तो 0 से -1 क्या होगा, 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो यहाँ क्या हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ हो रही है रिडक्शन, ठीक है, यहाँ क्या हो रही है रिडक्शन। अब यहाँ सल्फर पे क्या है, 0 है, इधर H2S को देखो, हाइड्रोजन का हमें पता है +1 चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2, सल्फर को हम एक्सलेट करेंगे इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज 0, x यहाँ से कितना आ जाएगा -2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2, यहाँ 0, -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2S। क्या कोई और ऑप्शन है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, हाइड्रोजन का हमें पता है +1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो +2, सल्फर का एक्सलेट कर लो, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं था तो 0 करेंगे, x + 2 = 0, x कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2S, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन करता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो H2S ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सीधा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर सल्फेट के बीच में आपको रिएक्शन दे रखी है, उनको आप क्या बोलोगे। एक अभी हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन भी किया था मीथेन वाला, वो भी इसी तरह का था, है ना। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसके बीच में रिएक्शन है, तो यहां से वो बोलते हैं किस तरह की ये क्या कंपाउंड बनाएगा। देखो, एक तो आपको इतना पता होना चाहिए, जब भी आपको कुछ ऐसा दे जाए तो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, ठीक है। सिंपल सी बात ये होती है ना, अगर इस पे +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, ठीक है, इस पे -2 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, 2 है तो +2 हो जाएगा, है ना। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ने वाला है, तो यहाँ से एक तो बनेगा CuS, दूसरा क्या बनेगा, यहाँ से H2SO4 बनेगा। तो आपसे पूछता है किस तरह की रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक एटम होता था और एक कंपाउंड होता था, और वो एटम उसको रिप्लेस करता था, यही है। तो यहाँ पर क्या आपके पास 2 कंपाउंड दे रखे हैं, एक एटम यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स ये होता है कि 2 एटम्स है, जैसे इसका एटम इसके साथ जुड़ गया और इसका एटम इसके साथ जुड़ गया, सो दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, जब दो आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। तीसरा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डीकंपोजिशन में जब एक रिएक्टेंट टूटता है तो वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सीधा करेक्ट हो जाएगा, सीधा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, द कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज व्हाइट सॉलिड। जो कार्बोनेट होता है मेटल लेड का, वो क्या होता है, व्हाइट सॉलिड होता है। मतलब PbCO3 का जो, ध्यान से देखो मैं इसको बता ही देती हूँ। मेटल लेड, मेटल क्या आपका लेड है, यानी कि Pb है, उसका कार्बोनेट PbCO3, ठीक है। मेटल लेड यानी कि PbCO3 आपका क्या, लेड कार्बोनेट, ठीक है। ये स्टूडेंट्स क्या है, व्हाइट सॉलिड है, ये क्या एक व्हाइट सॉलिड है, ठीक है। इट डिकम्पोजेस, ये टूटता है व्हेन हीटेड, जब इसको हीट करते हैं, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और एक येलो सॉलिड बनता है, ठीक है। तो आपने बताना है वो येलो सॉलिड यानी कि ये X क्या है। तो ध्यान से देखो, CO2 निकल गया, अब और क्या बन सकता है, यहाँ पे CO2 निकल गया, लेकिन अभी भी लेड हमारे पास बाकी है, एक तो हमारे पास एटम लेड बाकी है, ठीक है। तो ये जो X होगा ये क्या होगा, लेड ऑक्साइड होगा, PbO होगा, क्या होगा, लेड ऑक्साइड। अब आप कहोगे मैम कैसे, आप ऑप्शंस देख लो, क्या यहाँ पे Zn है कहीं पे, जिंक ऑक्साइड वो लिख रहे नहीं है। क्या यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर है कहीं पे, नहीं है। क्या यहाँ पे मैग्नीशियम है कहीं पे, नहीं है। ऑब्वियसली एटम हमारे पास लेड है तो लेड का ही कंपाउंड बनेगा, और ऑक्सीजन एक बचा है, CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन एक Pb बचा है, तो क्या बन जाएगा, PbO बन जाएगा। क्लियर है, हाँ जी। 50 क्वेश्चन क्लियर है आपको, 50th। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 क्वेश्चन क्या है, कॉपर फॉर्म्स ग्रीन लेयर ऑन इट्स सरफेस। कॉपर ग्रीन लेयर बनाता है, क्यों, किसकी फॉर्मेशन की वजह से, उसके ऊपर क्या बन जाता है, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स बनता है CuCO2 डॉट CuOH का ट्वाइस,
ठीक है, यहाँ पे CuCO3 आएगा, कार्बोनेट होगा ना, CuCO3.CuOH का ट्वाइस, जो कि ग्रीन इन कलर होता है, तो ग्रीन लेयर सरफेस पे इसके कारण बनती है। ठीक है, कॉपर जो है इसके कारण ग्रीन लेयर बनाता है सरफेस पे। क्लियर हो गया, ये आप याद करना है आपने। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे स्टार लगा के, बिकॉज ये आपको याद करने वाली चीज है। हाँ जी, याद करने वाली ये चीज है। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है, when zinc granules are treated with dilute sulfuric acid then which of the following gas is evolved। तो देखो, जब जिंक ग्रैन्यूल्स को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का है क्या उन्होंने H2SO4 के साथ हीट करते हो, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक तो आपका क्या बनता है, ZnSO4 बनेगा, और क्या लिबरेट होगा यहाँ पर, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। इसका Zn इस SO4 के साथ जुड़ जाएगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन गैस, नहीं। दूसरा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नहीं। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हाइड्रोजन गैस वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। मैंने आपको बताया था ना 3 तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और एजर्शन रीजन करेंगे। एमसीक्यूज कर लिया है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, जो कि हमारे एजर्शन रीजन यहाँ से शुरू होते हैं। मैं आपको इसको करवाने से पहले कंडीशंस बता देती हूँ एजर्शन रीजन की। अगर आपने डे 1 किया था तो उसमें भी बताई थी, इसमें फिर से बता देती हूँ क्या कंडीशंस होती हैं एजर्शन रीजन की। टू अ कंपाउंड भी वो एजर्शन रीजन वाला हमें कैसे सॉल्व करना होता है, आपको ऑप्शन हमेशा A B C D मिलेगा। A B C D का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना। A कब होगा, आपको 2 स्टेटमेंट मिलेगी, एक एजर्शन मिलेगा, एक रीजन मिलेगा। अगर तो आपका एजर्शन करेक्ट है, अगर आपका एजर्शन क्या है, सही है, आपका जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो भी क्या है, सही है, और एक और चीज है यहाँ पे प्लस, अगर आपका रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है उस एजर्शन वाली स्टेटमेंट को, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर आपका एजर्शन करेक्ट है, आपकी रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और आपका प्लस रीजन जो है नीचे वाली स्टेटमेंट एजर्शन को एक्सप्लेन कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या है, अगर आपका एजर्शन जो है वो सही है, आपका रीजन भी सही है, लेकिन नोट करने वाली चीज, इसे यहां नोट कर लो, रीजन जो है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगी, उसको तो एक्सप्लेन नहीं करेगी। स्टेटमेंट सही होगी पर नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करेगी। ऊपर में क्या है, एजर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन एक्सप्लेन करेगा एजर्शन को। 2 स्टेटमेंट में से दूसरी वाली स्टेटमेंट पहली वाली को एक्सप्लेन करेगी। दूसरा ऑप्शन कब करेक्ट होगा, जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है लेकिन दूसरी वाली एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तीसरे ऑप्शन में क्या होता है, जब आपका एजर्शन करेक्ट होता है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं होता। क्या मैंने बोला, एजर्शन तो सही है पर रीजन सही नहीं है। और चौथा ऑप्शन कब होता है, जब एजर्शन गलत है लेकिन रीजन वाली स्टेटमेंट सही है। क्लियर है, इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे ABCD में से कौन सा करेक्ट होने वाला है। सबसे पहले एजर्शन रीजन आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान से इसको देखना। एजर्शन कहता है क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। वो आपको बोलता है जो क्विक लाइम है वो विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमने पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स ओपन कर लो अपनी बुक और खोल लो, स्लेग लाइन पढ़ लो, क्विक लाइन पढ़ लो, ठीक है, इनको मिस मत करो। ठीक है, और लाइमस्टोन वाली वो रिएक्शन भी याद कर लो, क्योंकि देखो पिछले डे 1 में भी क्वेश्चन था, डे 2 में भी क्वेश्चन था कैल्शियम कार्बोनेट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या कहता है, द अबव केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जब निकलती है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है, एंडोथर्मिक क्या होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। हीट का निकलना, एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है, तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये बता रहा है भी हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक है, तो ये इसको एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आप देखो मैंने एक आपको ऑप्शन बताया था ए वाला, जिसमें एजर्शन सही है, रीजन भी सही है, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। किसमें, क्वेश्चन नंबर 54 में। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन हम स्किप कर गए हैं,
मैं आपको कंडीशंस बता रही थी, तो ये क्वेश्चन रह गया एजर्शन रीजन का। क्वेश्चन 53, फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने अभी देखा था, अभी हमने आगे पढ़ के हटे हैं फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस में हमें हीट चाहिए होती है, एब्जॉर्ब करवानी होती है, तभी रिएक्शन होती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रीजन कहते हैं एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल एग्जैक्ट चीज उसने बताई है भी, एंडोथर्मिक में जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि एंडोथर्मिक का मतलब यही होता है भी एनर्जी का रिलीज होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आपके पास 56 से लेकर 30 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 56 से लेकर 30 एजर्शन रीजन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 56 से लेकर 30 क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, क्या पैराग्राफ है ये, केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखना, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। हमें पता है केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड बनता है बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। एटम्स के बीच में होता है ताकि नए सब्सटेंस बन सके। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एटम एक एलिमेंट का, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। वो कहता है केमिकल रिएक्शन के दौरान ब्रेकिंग और मेकिंग तो होती है, लेकिन एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट बदलता नहीं है, एलिमेंट तो वही का वही है ना। ठीक है, नॉर डू एटम्स डिसअपीयर फ्रॉम द मिक्सचर और फॉर्म एल्सवेयर। ऐसा भी नहीं होता भी एटम डिसअपीयर हो जाए और कहीं और बनने लग जाए। ठीक है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। वो कहते हैं कई तरह की रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमने अभी तक देखा ही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए, है ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन एट द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक, ये आर आएगा, ठीक है, आर रिएक्शन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। डीकंपोजिशन का मतलब डीकंपोज होना, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटना। ठीक है, फिर कहता है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द वन इन विच एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे को। यही होता है जब रिप्लेस करते हैं, A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस D, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में करती है, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल, और उनमें से एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और सेपरेट हो जाता है एज अ सॉलिड। फिर वो कहता है अदर रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड केस स्टडी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। अभी हमने किया, ऊपर लाइन भी पढ़ी है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो अब आपके सामने कुछ रिएक्शंस आपको देखने को मिल रही है, ध्यान से इन रिएक्शंस को देखेंगे। आपकी पहली रिएक्शन है CaO प्लस CO2, ठीक है, गिव्स CaCO2। पहली बात तो ये रिएक्शन बिल्कुल गलत है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है हमेशा, पहली चीज तो ये चीज हो जाएगी। दूसरा, Na प्लस O2 गिव्स Na2O, ये तो बिल्कुल सही है। Na प्लस O2 आपको क्या देता है, Na2O देता है, ये सही है ना। दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन है, दो एलिमेंट्स की, यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, ठीक है। आप एक और चीज ध्यान देना, आप में से कई बच्चे कहेंगे भी मैम यहाँ पर ये देखो, जैसे भी यहाँ पर आपको SO2 दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या चीज दे रखी है, SO2 एक कंपाउंड है और यहाँ पर वो O2 के साथ जुड़ रहा है। नीचे वालों में देखो क्या हो रहा है, NH3 प्लस HCl, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए कॉम्बिनेशन। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा कौन सी कॉम्बिनेशन हो रही है दो एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स Na और O2 हैं, ये एलिमेंट्स नहीं है। NH3 इज अ कंपाउंड, HCl इज अ कंपाउंड, उसने एलिमेंट्स का पूछा है, तो Na प्लस O2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स की बात की है। क्वेश्चन 27 देखोगे, यानी कि ये 56 था, ये 57 है। कंसीडर द रिएक्शन Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। तो अभी आपको वही चीज मैं बता के हटी थी, रिएक्शन हमने पहले भी की है। A प्लस BC गिव्स AC प्लस B।
यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ए बी की जगह को ले रहा है, उसकी जगह रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे AlFe की जगह ले रहा है और Al2O3 बना रहा है और Fe बन रहा है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 57 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 58 की तरफ। एक आपको इक्वेशन दे रखी है Mg सॉलिड प्लस CuO सॉलिड। ये आपको क्या दे रहा है, MgO दे रहा है और Cu दे रहा है, राइट, यही है। यहाँ पर वो पूछता है ये किस प्रकार की रिएक्शन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक तो देखो साफ चीज है, ये A है प्लस ये आपका क्या है BC और यहाँ से AC और B बन रहा है, सिंपल यही है। मैग्नीशियम ने Cu की जगह ले ली तो ये डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, ये तो है ही है। डीकम्पोजिशन है, नहीं है। डीकम्पोजिशन का मतलब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूटे। कॉम्बिनेशन है, नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है। रिडॉक्स चेक करो, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर मैग्नीशियम में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। CuO से Cu बन रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी है। यानी कि सेकंड और फिफ्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि मैग्नीशियम से बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन की गेन। Cu से बन रहा है Cu, ऑक्सीजन का लॉस। क्लियर है। 59th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, में से कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक हमारा कंपाउंड क्या करता है, उसके एलिमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो HgO जो है Hg और O2 में टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है, HgO H2 और O2 में टूट रहा है, तो तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में टूट रहा है तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, CuO plus H2 gives H2O plus Cu, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देखो पहला आपका है रिडॉक्स रिएक्शन, CuO से क्या बन रहा है Cu, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि क्या हुआ, रिडक्शन। H2O क्या बन रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे, इजी था। एजर्शन रीजन भी अब आपको इजी लग रहे होंगे और एमसीक्यूज भी इजी लग रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर डे टू यहीं पर फिनिश होता है, जहां पर हमने 30 क्वेश्चंस किए। फिर से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 60 हमने अटेम्प्ट करे हैं। 31 to 60 हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अब आपको लग रहा होगा भी हाँ हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। फिर से बता दूं, हमने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन किया है, पहला चैप्टर। डे 1 का भी हमारा यही था, डे 2 का भी यही था और डे 3 का भी यही है। मैं आपको फर्स्ट डे बता चुकी हूँ, एक चैप्टर को 3 या 4 दिन मिलेंगे और हम डेली के 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के 30 क्वेश्चंस हमने अभ्यास सीरीज के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। कल के 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं 1 से 30 और आज से 31 से 60, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस अभी तक कर लिए हैं। अगर आपने मिस कर दिया ना ये 60 क्वेश्चन बच्चों, तो प्लीज कर लो, देर मत करो, ठीक है। लाइक करना वीडियो को, अगर आपको अभ्यास सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं और नहीं भी हो रही है तो मेहनत करो, हो जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करो, अभी गलतियां कर लो, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। शेयर करेंगे इस वीडियो को ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, ठीक है, ताकि वीडियोस जब भी डले आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलेंगे अभ्यास सीरीज के डे 3 पर, जो कि है कल। तो उसके लिए फिर से बता रही हूँ, चैप्टर फर्स्ट ही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ही है। तो अब आपने 60 क्वेश्चंस कर लिए, अब आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके आओ, रिवाइज करो नोट्स को, ताकि अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 90, जो कि हम डे 3 में करेंगे, वो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।